इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एंड्रयू नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो बहुत ही ज्यादा शर्मीला था। एंड्रयू की इस तरीके के स्वभाव के कारण उसे स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था, खास करके एंड्रयू की फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा बेकार थी। उसके फादर तो एक फायर फाइटर थे, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उन्हें चोट लग गई और वो हमेशा के लिए घर पर बैठ गए। साथ ही साथ उन्हें ड्रिंक करने की आदत भी लग गई थी। एंड्रयू की मदर को कैंसर होता है और वो लास्ट स्टेज तक पहुंच गई थी, लेकिन एंड्रयू के पास उतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपनी मदर का इलाज करा सके। अब एंड्रयू ने यहाँ पर एक नया कैमरा लिया था जिससे कि वो सारी चीजें शूट कर सके। उसे शूट करना बहुत ही ज्यादा पसंद था और ये उसकी हॉबी भी होती है। एंड्रयू अब जैसे ही कैमरा लेकर बाहर निकलने जाता है तो उसके फादर अंदर आने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो इसी तरीके से हमेशा ड्रिंक करके अपने बेटे एंड्रयू को मारते थे। इसीलिए अब एंड्रयू अपना कैमरा उठाता है और तुरंत ही बाहर निकल जाता है। एंड्रयू के सामने अब उसका एक कजिन आ रहा था जिसका नाम मैट होता है। सिर्फ एक मैट ही था जो एंड्रयू को सपोर्ट करता था। वो तो एंड्रयू को अपने कार में बिठाकर डायरेक्टली लेकर चला जाता है स्कूल की तरफ। मैट एंड्रयू की हर कंडीशन में मदद करता और उसे सपोर्ट भी करता, लेकिन स्कूल में आने के बाद मैट एंड्रयू से कह रहा था कि तुम पहले स्कूल में चले जाओ, मैं तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद आऊंगा। तब जाकर हमें यहाँ पर पता चला कि मैट भी नहीं चाहता कि सभी लोग उसे एंड्रयू के साथ देखें, क्योंकि एंड्रयू को कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके बिहेवियर के कारण सभी स्टूडेंट्स उसे परेशान किया करते थे। एंड्रयू जब स्कूल में जाता है तो उसके साथ वही सारे बिहेवियर हो रहे थे जैसे कि हमेशा करते हैं। एक मोटा लड़का तो उसे हमेशा परेशान भी किया करता था। अब यहाँ पर एंड्रयू किसी भी तरीके से अपना दिन काटता है, जिसके बाद मैट एंड्रयू से मिलकर पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में आना चाहोगे, जहाँ पर हम काफी सारे मजे कर सकते थे। लेकिन एंड्रयू जवाब देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता और वो सभी लोग इस पर मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसी बात के लिए वो जाना नहीं चाहता था। एंड्रयू अपना कैमरा लेकर घर पे आ जाता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में अचानक एंड्रयू के फादर वहाँ पर आ गए और उसे मारने लगे, क्योंकि सुबह बोलने पर एंड्रयू ने दरवाजा नहीं ओपन किया। एंड्रयू को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो सीधा वहाँ से चला जाता है मैट के पास और उसने रात की पार्टी के लिए एक्सेप्ट भी कर लिया था कि वो भी आएगा। मैट और एंड्रयू पार्टी के अंदर होते हैं जहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर भी मैट एंड्रयू से दूर ही रह रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सभी लोग उसे एंड्रयू के साथ देखे। एंड्रयू भी अपनी कैमरा निकालकर सारी चीजें शूट करने लगा। अब मैट अपनी क्रश के पास चला जाता है जिसका नाम कैरी होता है। कैरी बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और मजे कर रही थी, लेकिन जब मैट उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है तो कैरी ने उसे जरा भी भाव नहीं दिया और दूसरी तरफ चली गई। एंड्रयू इस बात पर थोड़ा सा हंसता रहता है और उन चीजों को शूट भी करता है, पर तभी एक आदमी को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंड्रयू छेड़खानी कर रहा है। इसीलिए वो एंड्रयू को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहकर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। एंड्रयू को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो गार्डन में अपना कैमरा लेकर बैठा हुआ होता है। उसे समझ ही नहीं रहा था कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इसी बात से वो थोड़ा सा रोने भी लगता है, पर तभी अचानक एंड्रयू के पास स्टीव नाम का एक लड़का आ जाता है। दरअसल स्टीव कॉलेज का फेमस लड़का था जिसके पास सारी चीजें होती हैं। उसके पास तो लुक से लेकर सारे पैसे भी थे और सारी लड़कियां उसके पीछे भागती थी, लेकिन फिर भी स्टीव सारी चीजें छोड़कर एंड्रयू के पास चला आता है कुछ बातें करने के लिए। वो एंड्रयू के हाथों में कैमरा देखकर ये कह रहा था कि अगर तुम्हें थोड़ा सा एडवेंचर करना है तो मेरे साथ चलो। मैंने उस फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसी अजीब सी चीज देखी है जिसे कि रिकॉर्ड करने वाला चाहिए। अब एंड्रयू को भी ये सारी चीजें एक्सप्लोर करनी थी, इसीलिए उसने अपने कजिन मैट को भी बुला लिया, जिसके बाद वो स्टीव के साथ फॉरेस्ट में चले जाते हैं। अब स्टीव थोड़ी देर बाद ही उन दोनों को एक बहुत ही बड़े गड्ढे में लेकर आ जाता है। ये गड्ढा बहुत ही ज्यादा अंदर तक गया था, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा था। स्टीव को पता करना था कि इसके अंदर है क्या। हालांकि एंड्रयू काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन स्टीव और मैट अब लगातार उस गड्ढे के अंदर घुसने लगे, इसीलिए अब एंड्रयू को भी उनके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। एंड्रयू तो इस पूरे प्रोसेस में अपना कैमरा बंद ही नहीं करता और उसे शूट करते रहता है। थोड़ी देर तक अंदर जाने के बाद उन्हें एक ब्लू कलर की रोशनी दिखाई देती है। वो तीनों तो ब्लू कलर की रोशनी के काफी पास पहुंच गए थे, जो कि बढ़ती ही जा रही थी। एंड्रयू को ये चीजें काफी ज्यादा डरावनी लगती हैं, इसीलिए वो बाकी दोनों को कह रहा था कि हमें चलना चाहिए। पर अब स्टीव तो उस ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ने लगा, जैसे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। जैसे ही स्टीव ने उस ऑब्जेक्ट को छू लिया तो उसका कलर बदलने लगता है और हमें उसके ऊपर कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि उन तीनों के ऊपर बढ़ रहा होता है। अचानक वहाँ पर कुछ एलियन जैसी चीज आ गई जो तीनों के ऊपर हमला कर देती है। उन तीनों के नाक से खून निकलने लगा था, जिसके बाद वो तीनों चिल्लाते हुए वहीं पर बेहोश हो जाते हैं।
कुछ घंटों के अंदर हमने नोटिस किया कि वो तीनों अब गुफा से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन उन तीनों ने नोटिस किया था कि उनके अंदर कुछ टेलीकिनेटिक पावर्स आ चुकी हैं। इन पावर्स की मदद से वो अपने दिमाग का यूज करके किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते थे। जैसे कि वो तीनों बॉल फेंक रहे होते हैं और उसे अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं कि उसे कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ पर एंड्रयू तो एक कदम आगे निकल चुका था। वो तो सारी चीजें अपने दिमाग से कंट्रोल करके उन्हें वहीं पर रोक देता। उन तीनों को यह आइडिया हो चुका होता है कि ये सारी टेलीकिनेटिक पावर्स उन्हें वहीं गुफा से मिली थी और जिस अनजान सी चीज ने उनके ऊपर हमला किया, ये सारी चीजें उसकी वजह से हैं। पर जब भी वो टेलीकिनेटिक पावर्स यूज करते तो उनके नाक से थोड़ा सा खून निकलता। अब उन्हें इस बात का पता चल चुका होता है कि जैसे जैसे वो इम्प्रूव करते जाएंगे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। इसीलिए वो तीनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और अपनी पावर शो करते हैं। धीरे धीरे वो तीनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब एंड्रयू को बिल्कुल भी अकेलापन नहीं महसूस होता। यहाँ तक कि एंड्रयू मैट और स्टीव से काफी आगे निकल चुका होता है टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज करने में। लेकिन यहाँ उन तीनों को पता करना था कि आखिर इस गुफा में ऐसा था क्या जिससे कि ये पावर्स मिली हैं उन्हें। इसी वजह से वो उसी फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं जहां वो गुफा मौजूद थी। पर वहां जाकर पता चलता है कि वो गुफा तो बंद हो चुकी है, यानी कि उस जगह पर जो गुफा मौजूद थी और उसके अंदर जो अनजान चीज होती है उसके बारे में अब वो तीनों नहीं जान पाएंगे। लेकिन उस जगह के चारों तरफ उन्हें पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने कड़ी सिक्योरिटी लगा कर रखी थी। आखिर पुलिस ऑफिसर्स को इस जगह पर क्या मिला होता है ये तो हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन अब एंड्रयू, मैट और स्टीव के पास जो पावर्स होती हैं वो उसका काफी अच्छी तरीके से यूज करने लगे थे। धीरे धीरे उनकी एबिलिटीज काफी बढ़ती चली जाती हैं। खास करके एंड्रयू जो हमेशा अपने इन्हीं पावर्स के बारे में सोचता था और उन्हें बढ़ाते रहता था, क्योंकि आखिरकार उसकी लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है और वो एडवेंचर के मजे ले रहा है। हालांकि इन सारी एडवेंचरस चीजों में एंड्रयू ने अपने मॉम के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। उसकी मॉम की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है और उन्हें मेडिसिन की जरूरत थी। पर एंड्रयू तो इतने कम सैलरी में कैसे ये सारी चीजें कर पाएगा उसे नहीं पता था। वो जब भी फ्री टाइम मिलता तो वो अपनी टेलीकिनेटिक एनर्जीज का यूज करता था और उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्राई करता। वो तीनों साथ मिलकर इन सारी चीजों को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें काफी मजा आता और वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी करते। लेकिन एक दिन एंड्रयू की इन टेलीकिनेटिक पावर की मदद से एक आदमी की जान जाते जाते बची। ये तब की बात होती है जब एंड्रयू और वो तीनों एक कार में जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक दूसरी कार उन्हें ओवरटेक करने लगती है। बार बार हॉर्न बजाने के कारण एंड्रयू को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए उसने अपनी एनर्जी यूज की और उस कार को दूर फेंक दिया, जिससे कि कार रूट की दूसरी तरफ चली जाती है और उसके अंदर बैठे ड्राइवर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो तो मरने वाले थे लेकिन स्टीव ने उन्हें बचा लिया। जिसके बाद मैट और स्टीव एंड्रयू पर काफी गुस्सा होते हैं। वो तो साइड में आकर सारी चीजें डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी इन पावर्स की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। इसीलिए वो बातें करके एक रूल सेट करते हैं कि इन रूल्स को हमें तोड़ना नहीं है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी पावर्स पब्लिकली नहीं यूज कर सकते, साथ ही साथ किसी इंसान या फिर जानवर पर भी नहीं। और जब भी हम गुस्सा होंगे तब तो हमें ये पावर्स यूज ही नहीं करनी है, और जब भी हम गुस्सा होंगे तो ये पावर्स अवॉइड करनी है। वो तीनों इस बात को मानकर अब आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी पावर्स को काफी बढ़ाते रहते हैं। अब एक दिन एंड्रयू और मैट को स्टीव एक अलग जगह पर बुलाता है जो कि काफी बंजर इलाका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सभी स्टीव को देख नहीं पाते क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में वो जैसे आसमान की तरफ देखते हैं तो पता चला कि स्टीव तो हवा में उड़ रहा है, यानी कि स्टीव ने अपने अंदर एक नई एबिलिटी जनरेट कर ली है जिससे कि वो बहुत ही तेजी से हवा में उड़ पा रहा था। अब एंड्रयू और मैट भी इसकी कोशिश करते हैं और वो भी उड़ने लगे थे। तीनों तुरंत ही आसमान की गहराइयों में चले जाते हैं जो कि पक्षी की तरह उड़ने लगे। पर चौंका देने वाली बात तब होती है जब स्टीव एक प्लेन से टकराने के लिए बचा। एंड्रयू ने उसे बार बार बचाया होता है और वो तीनों जल्द से जल्द नीचे भी आ गए। यहाँ से स्टीव और एंड्रयू के एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप चालू हो जाती है और वो दोनों हर चीज में एक दूसरे का साथ देने का डिसाइड करते हैं। एंड्रयू तो अब स्टीव के साथ काफी ज्यादा समय बिताने लगा था और वो दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सारी बातें शेयर करते थे। स्टीव भी एंड्रयू को बताता है कि उसके मॉम एंड डैड एक दूसरे से बात नहीं करते, जिसकी वजह से उसे अकेला रहना पड़ता है और ये कंडीशन सबसे बेकार होती है। एंड्रयू ने भी अपने फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे उसकी मदर को कैंसर है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है अपनी मदर को ठीक कराने के लिए। उसके फादर बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और ड्रिंक करते हैं जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं। दोनों तो अब एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब यहाँ स्टीव के पास एक प्लान था एंड्रयू को स्कूल में फेमस करने का। वो तो एंड्रयू को कहता है कि तुम एक मैजिक शो परफॉर्म करो जिसमें कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और हम थोड़ी सी पावर्स यूज करके लोगों को चौंका देंगे। एंड्रयू के अंदर अब
तरफ कॉन्फिडेंस आ चुका था, इसीलिए वो सभी के सामने अपना शो करने लगता है। उसने काफी अच्छी तरीके से मैजिक परफॉर्म किया जिससे कि सारे लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं। देखते ही देखते एंड्रयू काफी ज्यादा फेमस भी हो गया था अपने स्कूल के अंदर। इस बात के लिए एंड्रयू स्टीव को काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो शुरुआत से यही चाहता था कि सभी लोग उसे पसंद करें। अब यहाँ घर पर आने के बाद एंड्रयू के फादर उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। वो कहने लगे कि आखिरकार तुम इतना खुश क्यों रहते हो जबकि तुम्हारी मदर यहाँ पर कैंसर से जूझ रही है। और अब तो एंड्रयू मैट के साथ कार में भी नहीं जाता, वो डायरेक्टली उड़कर ही स्कूल चला जाता है। ये बातें एंड्रयू के फादर को नहीं पता, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे और एक तरीके से अपने बेटे से जल रहे थे। लेकिन यहाँ एंड्रयू इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है और एक बहुत ही बड़ी पार्टी में चला जाता है। उस पार्टी में अब स्कूल के सारे दोस्त आए हुए थे जो कि एंड्रयू की काफी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फेमस हो चुका था। मोनिका नाम की एक लड़की तो एंड्रयू के काफी पास भी आ जाती है और वो दोनों किस भी करते हैं। एंड्रयू मोनिका को लेकर कमरे में चला गया था जहाँ पर वो अपने प्राइवेट मोमेंट शेयर करेंगे। साथ ही साथ मैट को भी उसकी क्रश कैरी मिल जाती है और वो दोनों भी निकल जाते हैं। अब यहाँ स्टीव एंड्रयू का कैमरा लेकर उसके पास जा रहा था शूट करते हुए, तभी वो मोनिका को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखता है जिसकी पूरी बॉडी पर वॉमिटिंग लगी हुई थी। दरअसल बात ये होती है कि एंड्रयू ने काफी ड्रिंक कर ली थी और ये सारी चीजें उसका फर्स्ट टाइम होता है, इसीलिए उससे सहन नहीं हुआ और उसने मोनिका के ऊपर ही वॉमिटिंग कर दी। मोनिका तो वहां से निकलते हुए एंड्रयू को काफी ज्यादा बुरा भला कह रही होती है और उसने वो चीजें भी कह दी जो कि एंड्रयू शुरुआत से सुनता आ रहा था। तब जाकर एंड्रयू को रियलाइज होता है कि भले ही वो कितना पॉपुलर हो जाए लेकिन लोगों के लिए उसकी मेंटालिटी सेम ही रहेगी। वो हमेशा लूजर था और लूजर ही रहेगा। इस बात से एंड्रयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी लो फील कर रहा था। लेकिन स्टीव उस जगह पर आकर एंड्रयू को समझा रहा था कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब इन सारी चीजों के बाद एंड्रयू का बिहेवियर काफी डिस्ट्रक्टिव हो गया था। वो जिस भी चीज को पाता उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता। एंड्रयू जब अपने कमरे में होता है तो उसके पास उसी के फादर आकर काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे उसकी पार्टी की फोटोज देखकर, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि एंड्रयू पूरी तरीके से पागल हो चुका है और वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा। उसकी मदर यहाँ पर मरने की हालत में है और वो पार्टी कर रहा है। इसी बात से उसके फादर एंड्रयू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। एक तो पहले से ही एंड्रयू का दिमाग खराब था और ऊपर से उसके फादर काफी बुरा भला कहते हैं। साथ ही साथ वो एंड्रयू को मारने भी लगे थे, लेकिन एंड्रयू एक समय के बाद बिल्कुल सहता नहीं और उसने तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से अपने ही फादर को मारकर दूर फेंक दिया था, जिसके बाद से ही वो काफी ज्यादा गुस्सैल और बहुत ही ज्यादा पागल हो गया। उसने अपनी पावर्स काफी अजीब तरीके से यूज करना स्टार्ट किया, जिससे कि वो एम रखता था कि किसी को तकलीफ हो। वहीं अब यहाँ पर पता नहीं क्यों मैट के नाक से खून निकल रहा होता है, इसीलिए उसने एंड्रयू और स्टीव को भी कॉल किया, पर उनमें से कोई भी कॉल पिक नहीं करता, इसीलिए मैट भी इसे एक नॉर्मल बात समझकर अपनी गर्लफ्रेंड में बिजी हो जाता है। अब स्टीव यहाँ पर एंड्रयू को ढूंढने के लिए आसमान में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंड्रयू यहीं पर मौजूद है और एंड्रयू तो वही होता है जो कि अपनी पावर्स की मदद से चारों तरफ बिजली पैदा कर रहा था। एंड्रयू को बहुत बुरा लग रहा होता है अपनी इस कंडीशन के बारे में। दरअसल ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, क्योंकि तीनों के पास सेम पावर्स होती हैं, इसीलिए तीनों में से कोई भी अगर अपनी पावर्स की लिमिट को क्रॉस करेगा तो उनके नाक से खून निकलने लगता था। अब स्टीव यहाँ पर एंड्रयू को समझाने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एंड्रयू ये कहने लगा कि अगर मेरे पास ये पावर्स नहीं होती तो तुम लोग मुझे पूछते भी नहीं, इसीलिए सारे लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। स्टीव तो बार बार एंड्रयू को समझाते रहता है, पर एंड्रयू का गुस्सा तो शांत ही नहीं हो रहा था। अचानक चारों तरफ की बिजली काफी तेज हो गई और उसमें से एक बिजली का झटका डायरेक्टली स्टीव को लगता है। वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया और उतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर खत्म हो गया। स्टीव पूरी तरीके से मारा जाता है, जिस पर एंड्रयू ज्यादा शॉक नहीं हो रहा था। अगले दिन सारे स्टूडेंट स्टीव के फ्यूनरल पर आते हैं और जब मैट को ये बातें पता चली तो उसे कहीं ना कहीं एंड्रयू पर ही शक होने लगा था। वो एंड्रयू को बोलने लगता है कि आखिर तुमने ये क्या किया, पर एंड्रयू उसे कुछ जवाब दिए बिना ही वहां से उड़ते हुए कहीं दूर चला जाता है, जैसे कि उसे स्टीव के मरने का कुछ फर्क ही नहीं। अब एंड्रयू का बिहेवियर काफी ज्यादा गुस्सैल हो चुका था और वो किसी की बात नहीं मानता। वो तो अपने आप को इंसानों से ऊपर समझने लगता है, जैसे कि कोई भी नहीं हरा सकता। और तो और उसकी ताकतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो अपने एक इशारे से पूरे कार को ही क्रश कर देता है। अगले दिन जब स्कूल के अंदर एंड्रयू जाता है तो सभी लोग उसकी वॉमिटिंग वाले इंसिडेंट के ऊपर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, खास करके वो मोटा सा स्टूडेंट जो कि एंड्रयू को हमेशा परेशान किया करता था। पर इस बार एंड्रयू जरा भी सहन नहीं करता और अपनी पावर्स की मदद से उस मोटे स्टूडेंट्स के दांत बाहर निकाल लेता है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी और अब एंड्रयू जरा भी नहीं सोचता कि आखिर उन्हें कैसा फील हो रहा होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने फायदे के बारे में सोचता है और इंसान को एक छोटा मोटा कीड़े मकोड़े की तरह। मैट को जब इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो एंड्रयू से बातें करने चला आता है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है।
यहाँ पर एंड्रयू काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही होती। उसे तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि उसकी मदर की तबीयत काफी खराब है और उसके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, तो फिलहाल के लिए उसे अपनी मदर को ठीक करना है। एंड्रयू ने तो मैट को यहाँ से चले जाने के लिए कहा और कभी नहीं आने के लिए बोल दिया, जिसके बाद अब एंड्रयू सोचने लगता है कि आखिर वो अपनी मदर को ठीक कैसे करेगा। इसीलिए अब उसने तुरंत ही अपने फादर की कॉस्ट्यूम पहन ली और अपने पावर्स का यूज करके लोगों को लूटने लगा। इन सारी चीजों में वो काफी लोगों को घायल भी कर देता है। एंड्रयू तो एक गैस स्टेशन पर भी आ गया था जहाँ पर वो चोरियां कर रहा होता है, लेकिन वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर जब उसके ऊपर हमला करने गया तो एंड्रयू ने उसका हमला डिफ्लेक्ट कर दिया था, जिससे कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में एंड्रयू भी काफी घायल हो जाता है, जिसे कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद एंड्रयू को फिर पता चलता है कि उसकी मदर की जान चली गई है। साथ ही साथ उसके फादर भी उस जगह पर पहुंचकर एंड्रयू को काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण उसकी मदर मर चुकी है। वो तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा फील कराते हैं, इसीलिए अब एंड्रयू जरा भी नहीं सुनता और उसने तुरंत ही अपने फादर का हाथ पकड़कर वहां पर एक जोरदार धमाका कराया। ये धमाका इतना तेज होता है कि उस पूरी बिल्डिंग का वो फ्लोर पूरा ब्लास्ट हो गया था। यहाँ मैट को भी इन सारी चीजों का रियलाइजेशन होता है, क्योंकि उसके नाक से खून निकल रहा था और अब वो भी तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गया ताकि वो एंड्रयू को एकदम शांत करे और तबाही ना मचाने के लिए कहे। पर अब एंड्रयू तो काफी ज्यादा गुस्से में उड़ता है और अपने फादर को वहां से नीचे गिरा देता है। मैट जिसने की रूल बनाए थे कि वो लोगों के सामने अपनी पावर्स नहीं दिखाएगा, पर अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो भी तुरंत ही उड़ता हुआ एंड्रयू के फादर को बचा लेता है। उन्हें एक सेफ जगह पर रखने के बाद वो सीधा एंड्रयू के पास चला गया था, जो कि अब हवा में उड़ते हुए पूरे शहर के अंदर तबाही मचा रहा होता है। मैट ने एंड्रयू को समझाने की कोशिश की कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास तो अब सारी चीजें मौजूद हैं जिससे कि तुम इस पावर का यूज अच्छे कामों के लिए कर सकते हो। पर एंड्रयू इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि अगर ये पावर्स उसके पास नहीं होती तो ये सारे लोग और तुम भी मेरे साथ कभी नहीं होते, यानी कि तुम सभी एक तरीके का दिखावा कर रहे हो मेरे सामने। हालांकि मैट उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर एंड्रयू जो कि इतना गुस्सा हो चुका था और वो किसी की भी नहीं सुनता, उसने तो कई लोगों की कार उलट पलट दी जो कि नीचे गिरने लग जाते हैं, पर मैट उसे जाकर बचा रहा था। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि एंड्रयू बहुत ही ज्यादा स्पीड में मैट के ऊपर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। मैट और एंड्रयू के बीच हवा में काफी घमासान लड़ाई होने लगी, पर मैट की शक्तियां एंड्रयू से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि एंड्रयू शुरुआत से ही काफी अच्छा होता है। उसने मैट को बहुत ज्यादा घायल कर दिया और उसे मारने लगा। एंड्रयू ने तो बड़ी बड़ी बसेस और ट्रेन अपनी पावर्स की मदद से उठाकर मैट की तरफ फेंक दी थी, जिससे कि मैट किसी भी तरीके से बचता है और वापस हवा में उड़ने लगता है। उसने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को पल भर में ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैट को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे शहर को ही तबाह कर देगा। इसीलिए जब एंड्रयू पूरी तरीके से बिजी था चारों तरफ तबाही मचाने के लिए, तभी मैट एक स्टैचू पर लगे हुए भाले को उसके बॉडी में घुसा देता है, जिससे कि एंड्रयू वहां पर तुरंत ही मारा गया और वो वहीं पर फंस जाता है। मैट इस पूरे लड़ाई के दौरान काफी घायल हो चुका था, लेकिन अब अचानक वहां काफी सारे पुलिस वाले आने लगे, इसीलिए मैट वहां से उड़ते हुए कहीं दूर चला जाता है, क्योंकि वो इन सारी चीजों का जवाब उन्हें नहीं दे पाएगा। अब यहाँ एंड्रयू को मारने के बाद मैट को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो फिर अपने एक लंबे सफर की तरफ निकल जाता है जो कि एक बर्फीले पहाड़ पर मौजूद था। मैट अपनी फीलिंग शेयर करता है कि किस तरीके से एंड्रयू के जाने के बाद उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस अनजान पावर्स ने मेरे 2 दोस्तों की जानें ले ली। ये बात उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होती और वो चाह रहा था कि इसका राज पता करे, इसीलिए वो अपनी पावर का पता लगाने के लिए एक ऐसी जगह पर जाता है जिसका इंक्लूजन एंड्रयू ने किया था, यानी कि ये तिब्बत का एक पहाड़ होती है जहाँ एक बहुत ही बड़ा टेम्पल था। मैट तो लगातार वहीं पर ट्रेवल करते हुए उस जगह पर जाता है राज पता करने के लिए, पर क्या उसे इन सारी चीजों के राज पता चल पाएंगे ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। इस तरीके से ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।